बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को एक कश्मकश में डाला हुआ है और वायरस वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल और हैयत भी चेंज कर लेता है और कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन को सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार भी दिया जा रहा है। और इंसानी तारीख में ये पहला मौका नहीं है जब एक वबा ने पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल रखा हो। इससे पहले भी दुनिया को कई ख़तरात और कई ख़तरनाक वबाओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन तारीख में आने वाली वबाएं इससे कहीं ज़्यादा भयानक थी, जिनमें गर्दन तोड़ बुखार था, एशियाई फ्लू था, ताउन, इंतोनियो वबा, HIV, एड्स, हिस्पानवी फ्लू, ब्लैक डेथ, पोलियो और ये एबोला वायरस समेत कई ख़तरनाक वबाएं शामिल हैं और जिन्होंने करोड़ों लोगों को हमेशा की नींद सुला दिया था। लेकिन माजी में हमने देखा कि ज़राए आमदोरफ्त की रफ्तार स्लो होने की वजह से ये बीमारियां इतनी तेज़ी के साथ नहीं फैल रही थी जितनी तेज़ी के साथ कोरोना वबा फैल रही है। तो आलमी वबाओं की रोकथाम की अहमियत उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी वबाओं की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो आलमी वबाएं जन्म कैसे लेती हैं और इनसे बचाव के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ हैं जो वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फौजिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि डॉक्टर फौजिया, मैं आज हम बात कर रहे हैं कि आलमी वबाओं की रोकथाम के हवाले से अवेयरनेस उजागर करनी है, हम लोगों ने लोगों तक पहुँचाना है कि इसको किस तरह हम रोक सकते हैं। तो ये दौर भी कहा जा रहा है कि वबाओं का दौर है और कोरोना वायरस ने हम सबकी जीना जो है वो दोभर करके रखा है। तो हमें बताइए कि इसकी वजह से जो हमारा निज़ाम है, ये जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, वो कितना मुतासिर हुआ है और उसने किस तरह मुकाबला किया इन तमाम वबाओं का? बिल्कुल मुनीबा, ये जब से वबा फैली है कोविड-19 की, तब से हमें देखिए ये वबाएं तो बहुत पुराने, जैसा अभी आपने बताया और नाज़रीन को बताया कि बहुत अरसे से, कई सालों से, हज़ारों सालों पुरानी चीज़ें आती जा रही हैं। इसमें कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है। लेकिन इस अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो दो किस्म की बीमारियां होती हैं। एक छूत की बीमारी होती है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं और कुछ होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। हमें जो वबा जो फैलती है वो यूजुअली इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ठीक है। ये जो छूत की बीमारियां होती हैं, ये जब एक लोकल एरिया में होती हैं तो इसको एंडेमिक कहते हैं। जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको एपिडेमिक कह देते हैं, जिसको कहते हैं वबा। और जब वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है, जिससे आपने कोविड-19 को कोरोना की सूरत में देखा, तो उसको पैंडेमिक कह देते हैं कि पैंडेमिक पूरी आपको जो है मखलूक को उसने इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। ये तो मेरा ख्याल है जिस अब नवंबर 2020 में UN जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जी हम 27 दिसंबर को ये एपिडेमिक अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस के लिए दिन मनाएंगे। और मेरा ख्याल है ये बदेर है, दुरुस्त है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरी जो है ट्रेनिंग हुई अमेरिका में। डॉक्टर स्टीवन हेंड्रिक्स वाज माय मेंटोर, जो कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मायानास मारूफ पैथोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर नोरा चैपमैन जो कि वायरोलॉजिस्ट और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये दो मैं फ़ख्र करती हूँ अपने टीचर्स पे जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, और वो पब्लिक हेल्थ लैब्स के इंचार्ज भी रहे हैं। और बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर नोरा चैपमैन ने हमें बताया था कि वन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 21 ईयर्स अगो, जब मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, जब मैं पाकिस्तान आई और आके मैंने पहली पब्लिक सेक्टर की PCR लैब बनाई जिन्ना हॉस्पिटल में, तो मेरा ध्यान सिर्फ डायग्नोस्टिक पे नहीं था। MBBS के बाद मेरा MS और PhD है, और मेरा इनहेरेंट जो मेरा अंदर से जो शौक़ था रिसर्च करने का, और मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी, मैं चाहती थी कि यहाँ पे अपने मुल्क में आम आवाम को उस चीज़ से आगाह करूँ। तो अल्लाह की फजल से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, ट्रेनिंग थी, साथ माहौल मिल गया। मैंने बजाय इसके कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जाती, मैंने पब्लिक सेक्टर ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरे हाथों ये काम कराया कि हमने प्रोविंशियल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, अब ये देखें, ऑल्दो आई वाज इन अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो कि स्पेशलाइज्ड रेफरल हॉस्पिटल है, जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बुनियादी मरकज़ी सेहत से रेफ़र होके आते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक करते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड डायग्नोसिस होती है मुख्तलिफ बीमारियों की, ठीक है। क्योंकि मेरा शौक़ था वो, तो मैं डायग्नोसिस तो मैं कर ही रही थी, लेकिन मेरा वो शौक़ ख़त्म नहीं हुआ, तजस्सुस रहा, रिसर्च का शौक़ था कि प्रिवेंशन होनी चाहिए। देखें, एक दफ़ा बीमारी आ जाए तो वो फिर
दो तरह से आपको अफेक्ट करती है। एक आपकी इकोनॉमिक, ठीक है, सारी सिचुएशन ख़राब कर देती है, एनवायरनमेंट ख़राब कर देती है। और यही कोरोना ने यही किया है हमारे साथ, क्योंकि वो जिस तरह अपनी शक्लें चेंज करता जा रहा है। मैं इसी तरफ आई थी, मुझे बताइए, वायरस अपनी शक्लें चेंज करता रहता है। जिस तरह कहते हैं कि जब वो नई शक्ल इख्तियार करता है तो वो पिछली से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। तो हमें बताइए कि जैसे ओमिक्रॉन की बात की जा रही, कह रहे हैं कि ये ख़तरनाक इसको करार दिया जा रहा है, तो ये किस तरह अपनी शक्लें चेंज कर लेते हैं, किस तरह इनमें म्यूटेशन आती जाती है वायरस के अंदर? बिल्कुल मुनीबा, ये देखें दो किस्म के वायरसेस होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस काफ़ी स्टेबल होता है कि एक दफ़ा वो कोई बीमारी पैदा करता है तो अगर उसके खिलाफ वैक्सीन बनाना भी आसान होती है और वो इफेक्टिव भी होती है। आरएनए वायरसेस बहुत अनस्टेबल वायरस होते हैं, जो अपनी म्यूटेशन करते रहते हैं। बिल्कुल, म्यूटेशन क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, वो जब मुंतकिल होंगे एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक मखलूक से दूसरी मखलूक में, जिस तरह देखें अब वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये इसमें एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स, यानी एनवायरनमेंट में प्लांट्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ये तीनों एक ट्रायड है। ठीक है, ये जो आपकी एक ट्रायंगल बनती है, ये हम सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे जिस इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए हम मना रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देखें, अब जब हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं तो इंसानों से जब बीमारी मुंतकिल होगी किसी जानवर में, क्योंकि क्लोज विसिनिटी में है लाइफ पोल्ट्री और उस तरह की, आजकल आपने देखा कि बहुत एग्रीकल्चर भी चेंज हो गया, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात का ख़ात्मा हो रहा है, सारा जो हमारे हैवानात की जो हैबिटेट है, जो उनका रहने की एक जगह है, उनको हमने डिस्टर्ब कर दिया। ये एक हम जो ह्यूमन फैक्टर है ना, इट हैज़ प्लेड अ पिवटल रोल। मेरा ख्याल है कि जो इस तरह की बीमारियों में, और ये ख़त्म नहीं होने लगा यहाँ पे। जो आरएनए वायरस से आपने पूछा कि ओमिक्रॉन का, ये जब एक मुंतकिल जैसे जैसे होगा ना, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक इंसान से जानवर में और फिर दोबारा इंसानों में, तो वो उतना ही फिर शिद्दत इख्तियार कर जाती है बीमारी, वायरस उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अपने आप को सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो अपनी हैयत चेंज करता है। देखिए, इंसान चाहता है कि ओमिक्रॉन के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, ये कितना ख़तरनाक है और इससे कितना बचने की ज़रूरत है हमें, बाकी लहरों से कितना ख़तरनाक है ये इस वक्त? मुनीबत देखें, ये टाइम लगेगा हमें अच्छा असल में कि इस कितना ख़तरनाक है, ये तो दिस इज़ फॉर श्योर कि ये फैलता तेज़ी से है। ठीक है, अब जहाँ जनूबी अफ्रीका में और अमेरिका में जिससे हमें पता चला, जहाँ पे ये फैला है, वहाँ से ये पता चला कि देखें, एक तो जब लोग अफेक्ट हो चुके थे तब इसकी सिम्टम्स आई, और इसकी सिम्टम्स थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी डेल्टा वायरस वगैरह से। जैसा डेल्टा वायरस में आपका बुखार होता था, बहुत तेज़ बुखार होता था, इसमें बुखार ज़्यादा तेज़ नहीं होता और ख़ुद ही रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसमें होता था कि आपके निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, इसमें बॉडी मसल्स ज़्यादा, वीकनेस ज़्यादा हो जाती है। जो आपके पास ओमिक्रॉन का पेशेंट आता है, वो यूजुअली कहता है कि उसके पास एक तो हिस्ट्री होती है कॉन्टैक्ट की, कि किसी ना किसी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट से उसका वास्ता पड़ा होता है, या ट्रैवल की हिस्ट्री होती है। देखिए, यहाँ पे हमें जब पता चलता है कि वो एक बंदा जनूबी अफ्रीका से ट्रैवल करके अमेरिका में आ गया, अमेरिका से पाकिस्तान आ गया, आपको कैसे पता चला कि कितने लोगों को उसने फैला दिया? क्योंकि इसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना 14 दिन का होता है, एनीवेयर फ्रॉम 7 to 14 डेज़। जब सिम्टम्स आती हैं, पहली अलामत ज़ाहिर होती है, या बुखार होता है या आपकी बॉडी एक्स होती है, इसका मतलब है वो पता नहीं आप कितने और लोगों को फैला चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोगों ने जो डॉक्टर फौजिया वैक्सीन लगवा रखी है, तो वो क्या मौसर साबित हो सकती है इसके खिलाफ, या हमें बूस्टर शॉट्स की तरफ जाना चाहिए? आप ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुनीबा आपने। इसमें आपके देखें, जो वायरस है उसका एक कंजर्व सीक्वेंस होता है जिसके खिलाफ वैक्सीन तैयार हुई। ठीक है, अब बेसिक इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो जाती है जब आपको वैक्सीनेशन लगती है, और 2 डोजेज़ अगर आपकी कंप्लीट हैं तो आपकी बेसिक इम्यूनिटी बूस्ट हो गई है, आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, जिसकी वजह से यू आर आर्म्ड टू फाइट अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन। हाँ, अब जैसा ये चेंजेस आ रही हैं, ओमिक्रॉन डेल्टा आया है, ओमिक्रॉन आया, और भी आते रहेंगे। ठीक है, इसका जैसा 30,000 चेंजेस तक आ सकती हैं इसमें। तो आपकी बेसिक इम्यूनिटी अगर हो तो आपकी 2 चीज़ें जो हैं अल्लाह के फजल से आप श्योरिटी से कह सकते हैं, एक तो शिद्दत ज़्यादा नहीं होती बीमारी की, आप वेंटिलेटर पे जाने का चांस या खुदा न खास्ता अमवात का इम्कान कम है। इसलिए जिन लोगों ने अपनी 2 डोजेज़ कंप्लीट कर ली हैं
उनको चाहिए कि वो अपनी बूस्टर डोज लगवाएं, और 6 महीने गुजर चुके हैं, ठीक है, तो वो बूस्टर डोज लगवाएं। अब कुछ लोगों में इसमें जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद ये है एक स्कैम है, बाहर के मुल्क जो हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी वैक्सीन बेचकर तो पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने एक तो ये कि हर मरहले को गुजर के एक वैक्सीन तैयार होती है, ठीक है, और ये ऐसे खामखा इसमें मार्केट में नहीं आ जाती, इसके ऊपर पूरी रिसर्च भी होती है, रिसर्च काम होता है, फिर बिल्कुल वो काम हुआ मार्केट होता में है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल सेफ होती है। वहाँ पे अपने लोगों में भी वो यही वाली वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं